अगर हम कार्बन के आइसोटोप की बात करें तो हमें ये पता है कि कार्बन 12 आइसोटोप दुनिया में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। यहाँ तक कि 98.89% कार्बन 12 ही है। तब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 98.89 के बाद कितना रह जाएगा। तो इससे हमें खूब अंदाज़ा हो जाता है कि सबसे ज़्यादा मिकदार में तो कार्बन 12 ही है। और हमें ये भी पता है कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12। कार्बन 12 के बाद सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है कार्बन 13 और दुनिया में ये 1.11% पाया जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि इसका एटॉमिक मास है 13.0034 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि आपको पता चल जाए कि पीरियोडिक टेबल पर जो एटॉमिक मास दिया गया होता है वो कैसे आता है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है 12.01। तो हमारा मकसद इस वीडियो में ये है कि हम ये सीखें कि अगर कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट था 12 और कार्बन 13 का था 13.0034, तो आखिर ये एवरेज एटॉमिक मास किस तरह आया है। जब हम एवरेज ले रहे होते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है और वो ये है कि जिस हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका आइसोटोप कितनी मिकदार में मौजूद है। उसका एटॉमिक मास तो हमने देखना ही होता है, मगर इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि वो कितनी मिकदार में इस दुनिया में मौजूद है। तो अब अगर हम कार्बन की बात करें तो हमें करना ये है कि 98.89 जो कि इसकी मिकदार थी, इसको हम ज़रब देंगे 12 के साथ जो इसका एटॉमिक मास यूनिट था, और इसी तरह 1.11 को ज़रब देंगे 13.0034 के साथ जो कि इसकी मिकदार और इसका एटॉमिक मास यूनिट है, और फिर इन दोनों को आपस में जमा कर देंगे। इस सवाल को हल करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, क्योंकि मेरा हिसाब तो इतना अच्छा है नहीं। अगर मेरा हिसाब इतना अच्छा होता तो मैं आज केमिस्ट्री की नहीं बल्कि हिसाब की वीडियो बना रही होती। तो अगर ये 98.89% है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9889 ज़रबे 12 जमा, अब ये क्योंकि फिर से फीसद में है तो ये हो जाएगा 0.0111 ज़रबे 13.034। तो हमारे पास जवाब आता है 12.01। अब आपने देखा ये हमारे पास वही जवाब आया है जो यहाँ पीरियोडिक टेबल में भी एटॉमिक मास दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास दिया गया है वो किस तरह निकाला गया है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए है, और वो ये है कि कार्बन 12 और कार्बन 13 में क्या फ़र्क है। आपने शुरू में ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर कार्बन 12 और कार्बन 13 में क्या फ़र्क है, और अगर नहीं भी सोचा तो अब सोच लें क्योंकि मैं इसका जवाब आपको साथ ही देने वाली हूँ। इन दोनों के पास प्रोटॉन एक ही जितने होंगे, और क्योंकि ये कार्बन है तो इसके पास होंगे 6 प्रोटॉन। हम किसी भी आइसोटोप की बात करें तो उसमें प्रोटॉन एक ही जितने रहते हैं, क्योंकि हमें प्रोटॉन की तादाद ही बताती है कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में हो जाएंगे 6 प्रोटॉन, मगर दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। कार्बन 12 में होंगे 6 न्यूट्रॉन और कार्बन 13 में होंगे 7 न्यूट्रॉन। और अगर आप अब इनके एटॉमिक मास को भी देखें तो उसमें भी आपके पास फ़र्क आता है 1.0034 एटॉमिक मास यूनिट का। यानी अगर आप कार्बन 12 में एक न्यूट्रॉन जमा कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास बिल्कुल कार्बन 13 के एटॉमिक मास जितना हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा, और फ़र्क आपके सामने ही है कि एवरेज एटॉमिक मास होता है तमाम आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज।